मैं बिहार की जनता की पुकार पर ही बिहार आया हूँ। जनता की पुकार राजनीतिज्ञों को कैसे सुनाई पड़ जाती है, यह एक रहस्य है धंधे का जो मैं नहीं बताऊंगा। जनता की पुकार मेमने की पुकार जैसी होती है। वो पुकारता है माँ को और आ जाता है भेड़िया। मेमना चुप रहे तो भी कभी भेड़िया पहुँच कर कहता है तूने मुझे पुकारा था। मेमना कहता है मैंने तो मुंह ही नहीं खोला। भेड़िया कहता है तो मैंने तेरे हृदय की आवाज़ सुनी होगी। बिहार की जनता कह सकती है कि हमने तुम्हें नहीं पुकारा, तुम क्यों हमारा भला करने पर उतारू हो। मैं कहूँगा कि मैं बिना सेवा किए जीवित नहीं रह सकता। तुम राजी नहीं होगे तो मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी सेवा कर लूँगा, समझे। नमस्कार, मैं मयंक शर्मा हूँ। और अभी अभी जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा, क्या आपने पहले कभी इसे पढ़ा है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। ये भारत के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी के एक व्यंग्य से लिया गया है। अच्छा, आपको पता है कि व्यंग्य अपने आप में साहित्य की एक स्वतंत्र और स्थापित विधा है। जैसे नाटक है, कहानी है, कविता है, उपन्यास, निबंध, रिपोर्टाज, जीवनी आदि हैं, उसी प्रकार व्यंग्य भी साहित्य की एक विधा है। ये अलग बात है कि व्यंग्य को उतना लोकप्रिय नहीं माना जाता और व्यंग्य को उतना पढ़ा नहीं जाता, किंतु व्यंग्य अपने आप में एक अद्भुत और सशक्त तरीका है अपनी भावनाओं को, अपने ख्यालों को, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का। सामान्य अर्थ में व्यंग्य का मतलब नकारात्मक तरीके से किसी पर टिप्पणी करना, कटाक्ष करना और किसी पे तानाकशी करना, छींटाकशी करना मान लिया जाता है। हम सभी यही तो मानते हैं कि देखो वो उस पर व्यंग्य कर रहा है। और इसके चलते हम, इस परिभाषा के चलते, इस पूर्वाग्रह के चलते हमने बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को, चुटकुलेबाजों को, आलोचना करने वालों को व्यंग्यकार मान रखा है। पर असल में व्यंग्य होता क्या है? जिस तरह से चुटकुलेबाजी हास्य कविता नहीं होती, उसी प्रकार से सिर्फ कटाक्ष या तानाकशी व्यंग्य का दर्जा नहीं पा सकता। आज मैं व्यंग्य का अर्थ और उसके महत्व के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। पहले ये समझते हैं कि व्यंग्य है क्या। तो हरिशंकर परसाई जी के शब्दों में ही, व्यंग्य जो है वो सहानुभूति का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है। व्यंग्य का अर्थ हंसाना नहीं बल्कि सुधार करना है। जो व्यंग्य केवल हंसाता है वो व्यंग्य नहीं रहता बल्कि एक मस्खरी बन के रह जाता है। सोचकर देखिए, अब तक हम कितनी मस्खरियों को व्यंग्य समझकर भ्रमित होते रहे हैं। असल में जब सच को अधिक प्रभावशाली बनाकर पाठक के सामने विसंगतियों के प्रति झकझोरने के लिए व्यंग्य का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर पढ़ने के बाद वो आपकी मान्यताओं पर चोट करता है, आपको सोचने के लिए मजबूर करता है, तभी वो एक सच्चा व्यंग्य है, नहीं तो वो एक चुटकुला है। दूसरी बात यह कि व्यंग्य का अर्थ सत्य की खोज नहीं होता बल्कि झूठ का पर्दाफाश होता है। ये कहने में एक जैसी बातें लगती हैं किंतु दोनों में फर्क है। व्यंग्य सत्य को सजाकर, सुंदर बनाकर पाठक के सामने प्रस्तुत नहीं करता, बल्कि पाठक को ले जाकर कुरूप और नंगे सच के सामने खड़ा कर देता है। जब झूठ का पर्दा खींचा जाता है तो उसके पीछे सत्य दिखाई देता है, नंगा, डरा सहमा, दुबका हुआ। और सत्य की ये हालत देखकर पाठक के मन में जो वितृष्णा जन्म लेती है, जो क्षोभ जन्म लेता है, जो क्रोध जन्म लेता है, जो निराशा जन्म लेती है, वही असल में व्यंग्य का असली उद्देश्य है। तो अब मैं आपको व्यंग्य के कुछ गुण बताता हूं जिससे आप अच्छे व्यंग्य का चुनाव कर पाएंगे, अच्छे व्यंग्य की पहचान कर पाएंगे। तो व्यंग्य असल में समाज के उस झूठ को बेनकाब करता है जिसे हम सब सच समझकर जी रहे होते हैं। एक अच्छा व्यंग्य जो है वो व्यक्ति को नहीं, दूसरी बात यह कि एक तो सत्य को सामने लाता है, झूठ को बेनकाब करता है जिसे हम सत्य समझकर जी रहे हैं। दूसरा, एक अच्छा व्यंग्यकार व्यक्ति को टारगेट नहीं करता बल्कि उस प्रवृत्ति को निशाना बनाता है जिसके कारण विसंगति पैदा हो रही है। उसकी चोट इतनी सटीक होती है कि वो बिना किसी का नाम लिए भी पाठक के सामने अपनी सोच स्पष्ट कर देता है। सोच कर देखिए, आपके पसंदीदा स्टैंड अप कॉमेडियन
इस पैमाने पर कहीं ठहरते हैं। व्यंग्य सच को इस तरह कहता है कि चोट भी लगे और स्वीकार्य भी हो। शालीनता से कहा गया एक उत्कृष्ट व्यंग्य सैकड़ों गालियों पर भारी है। व्यंग्य की भाषा में पैनापन जरूर होता है, लेकिन फुहड़ता नहीं होती, है ना। वो व्यंग्य का कंटेंट इतना जोरदार होता है कि उसको प्रॉप की जरूरत नहीं होती है। वो सीधे कहा जा सकता है, इतनी पैनी भाषा में कहा जा सकता है कि उसके लिए आपको किसी व्यक्ति को टारगेट करने की, उसको अपशब्द बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक और जरूरी बात यह है कि व्यंग्य कभी भी बदले के लिए नहीं कहा जाता, बदले की भावना से नहीं कहा जाता, एक सुधार के उद्देश्य से कहा जाता है। तो सामाजिक या नैतिक अन्याय के खिलाफ व्यंग्य होता है, व्यक्ति के खिलाफ व्यंग्य नहीं होता है। व्यंग्यकार सुधार चाहता है, प्रतिशोध नहीं चाहता। और हास्य जो है वो असल में बस एक आवरण है व्यंग्य को रोचक बनाने के लिए। उसका उद्देश्य गंभीर है, उसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं है। इसके अलावा अच्छा व्यंग्य कभी भी बोझिल नहीं होगा। उसकी भाषा इतनी रोचक और रोजमर्रा की होगी कि वो जटिल बात को भी सरल भाषा में प्रस्तुत कर पाएगा। तो ये व्यंग्य की कुछ पहचानें हैं। आपने जो व्यंग्य रचनाएं पढ़ी हैं, जो व्यंग्य की प्रस्तुतियां देखी हैं, स्टैंड अप कॉमेडीज देखी हैं, प्रेजेंटेशंस देखे हैं, आप इन कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, इन कुछ पैमानों के ऊपर उसको परख कर पहचान पाएंगे कि वो असल में एक व्यंग्य है भी या नहीं है। अब इतना सब अगर मैं आपको बताऊं और उसके बाद मैं आपको कुछ अच्छी व्यंग्य रचनाओं के बारे में ना बताऊं तो ये वीडियो हमारा अधूरा सा लगेगा। तो इसलिए अभी मैं, समय कम है तो अपनी कुछ पसंदीदा रचनाएं बता रहा हूं जो मुझे लगता है कि व्यंग्य की प्रतिनिधि रचनाएं हैं। आप कमेंट में अपनी पसंदीदा रचना जोड़ सकते हैं। आप कमेंट में अगर कुछ मुझसे मिस हो गया है तो वो आप लिख सकते हैं। तो मेरी कुछ श्रेष्ठ व्यंग्य रचना ये हैं। पहले व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं, उनके बारे में कहूँगा। उनका व्यंग्य लेख घायल वसंत, अकाल उत्सव, वैष्णव की फिसलन, भोला राम का जीव, ये उनके कुछ बहुत ही उत्कृष्ट व्यंग्य रचनाएं हैं। इसके अलावा उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, रानी नागफनी की कहानी। अगर आप श्रीलाल शुक्ल जी के लिखे राग दरबारी को सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य रचना मानते हैं तो मेरा अनुरोध है कि एक बार रानी नागफनी की कहानी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरे मेरे जो पसंदीदा व्यंग्यकार हैं वो है जॉर्ज ऑरवेल। उनकी एक पुस्तक है एनिमल फार्म, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास रखी है। एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, इसका हिंदी अनुवाद सूरज प्रकाश ने किया है और ये बहुत जगह उपलब्ध है। मैं कहूँगा कि अगर आपको व्यंग्य को पढ़ना है, समझना है और एक उत्कृष्ट व्यंग्य कैसा है, अगर आपने ये पुस्तक एनिमल फार्म नहीं पढ़ी है तो इसको ज़रूर पढ़िए। ये राजनैतिक सामाजिक व्यंग्य का शायद उत्कृष्टतम उदाहरण है। इसके अलावा जो कई लोग ऐसे भी हैं जो व्यंग्यकार नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कुछ रचनाएं ऐसी लिखी हैं जिनमें आपको व्यंग्य की अनुभूति होती है और बहुत ही सशक्त व्यंग्य उन रचनाओं में है। आप मुंशी प्रेमचंद जी की कुछ कहानियां पढ़िए, उनमें आपको व्यंग्य लगेगा। उदाहरण के लिए एक कहानी सदगति है, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें व्यंग्य के सभी अवयव मौजूद मिलेंगे। मंटो का पूरा साहित्य आप पढ़ लीजिए, मंटो की लगभग हर कहानी में एक संपूर्ण व्यंग्य आपको मिलता है। हरिशंकर परसाई के बाद एक और लोकप्रिय व्यंग्यकार हैं श्रीलाल शुक्ल जी, जिन्होंने राग दरबारी लिखी है, जो कि शायद व्यंग्य की सबसे लोकप्रिय रचना है हिंदी की। उन्हीं का एक व्यंग्य है कुंती देवी का झोला, उसको आप पढ़िए। शरद जोशी एक बहुत मशहूर व्यंग्यकार हैं, बहुत ही उत्कृष्ट लिखते हैं। वो परसाई जी के मुकाबले थोड़ा कम तीखे हैं, लेकिन शब्दों में पैनापन कम होने के बावजूद उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत गहरी चोट करती हैं। उनका एक व्यंग्य है शेर का न्याय, उसको आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद है आपको व्यंग्य के बारे में कुछ समझा पाया हूँ। आगे भी आपसे मिलता रहूँगा समय समय पर, और हम व्यंग्य के अलावा हिंदी साहित्य की और हिंदी साहित्य की कई रचनाओं की आज के समय में प्रासंगिकता के बारे में बात करेंगे, खासतौर से व्यंग्य के बारे में। तो उम्मीद है आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता पाया हूँ, आपका कुछ ज्ञानवर्धन हुआ हो और आपको ये वीडियो पसंद आया हो।
आप कमेंट में बताइए कि आपका पसंदीदा व्यंग्य कौन सा है, और वर्तमान कलाकारों में, स्टैंड अप कॉमेडियंस में, कहानी लेखकों में, फिल्मकारों में किसका कंटेंट आपको एक अच्छे व्यंग्य के पैमानों पर खरा उतरता हुआ दिखता है। नमस्ते।